कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लोकमंच। लोकमंच यानी जनता का मंच, यानी आपका मंच, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जो आपसे सीधे जुड़े होते हैं। इसी संदर्भ में आज लोकमंच कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं यातायात नियम और जन जागरूकता। इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री M.R. मंडावी जी। स्वागत है आपका जी, थैंक यू। आप क्योंकि यातायात से ही जुड़े हुए हैं, तो आज का जो हमारा विषय है यातायात नियम और जन जागरूकता, इस विषय पर जो हमारा पहला प्रश्न मंडावी जी मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि यातायात नियम जिन स्तंभों पर बना हुआ है, जिसके आधार पर बना हुआ है, वो 4 स्तंभ क्या हैं? सबसे पहले जब हम यातायात की बात करते हैं तो इसके जो क्या कारक होते हैं जो उससे रिलेटेड जो होते हैं तो वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है कि रोड का इंजीनियरिंग कैसा उसको बनाना है, ये निर्धारित होता है हर एक दुर्घटनाओं में। तो उसमें मान लो आपकी रोड का डिज़ाइन अगर यदि गलत होगा तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। प्रॉपर रोड में मार्किंग नहीं होंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि रोड साइन नहीं लगे हुए हैं, जो चेतावनी सूचक है, आदेशात्मक जो साइन बोर्ड जो लगते हैं वो बराबर नियत स्थानों पे लगे। इसी प्रकार के बहुत सारे जो ये जो हैं रोड साइनेज हैं वो प्रॉपर जगह में प्रॉपर सही जगह पे लगा हो, तभी हम उस रोड को हम अच्छा मानते हैं। और रोड भी ऐसा हो कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी उस डिज़ाइन के अनुसार बने ताकि एक्सीडेंट की संख्या कम हो। दूसरा कारक जो इसमें होता है कि एजुकेशन। तो इस एजुकेशन में हम ये मानते हैं कि लोगों की जो यातायात के प्रति जो जागरूकता है वो नियम जो बनाए गए हैं उसको अक्षरशः पालन करें, और उसमें जो भी पालन करें भी और दूसरों को भी पालन कराने के लिए प्रेरित करें। तभी हम लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि यातायात नियम क्या होते हैं, उसको कैसे फॉलो करते हैं, क्या रोड साइन है उसकी जानकारी हो, रोड मार्किंग कैसे हो, रोड मार्किंग की जानकारी हो, तभी हम यातायात के जो एक्सीडेंट की जो है वो संख्या हम कर सकते हैं। इसी प्रकार के तीसरा जो कारक जो होते हैं वो इन्फोर्समेंट जो पुलिस विभाग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर आपका परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है और नगर निगम के। तो पुलिस के जो खाते में जो आता है उसमें चलानी कार्रवाई होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। इसी प्रकार के जो आरटीओ का भी वही है, जो सेम जो अधिकार जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं वो सीधे आरटीओ को और पुलिस विभाग को दिया गया है। तो और जो जितने भी रोड जो शहर की जो रोड हैं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। तो उसके नगर निगम में जैसे मान लो बहुत सारे जगह पार्किंग स्थान बनाना है, बहुत सारे जगह जो सकरे जो रोड हैं उसको कैसे बनाना है, ये क्या करना है उनके है, तो वो इन्फोर्समेंट करेंगे तभी वो बन पाता है। तो ये जो कारक जो हैं, पहला है आपका रोड इंजीनियरिंग कैसा हो, दूसरा जो है वो आपका एजुकेशन हो, तीसरा है इन्फोर्समेंट हो, और चौथा कारक जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। तो वो भी एक रीज़न होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो हम जब जाते हैं तो वहाँ के जो मौसम जो है वो किस टाइप का है, तो उसमें हमको क्या जानकारी रखना है, ये जानकारी हो तभी हम यातायात को सही ढंग से संचालित कर पाएंगे और ये यातायात एक सुगम तरीके से चल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मंडावी जी, आपने अपने उत्तर में 4 ईज की बात की। ये 4 ईज में जो सेकंड ई था वो था एजुकेशन। यातायात नियमों से जुड़े जो शिक्षा दीक्षा है वो किस एज में हो जानी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए? एक्चुअली जब पढ़ते थे या तो उसके बाद फिर जब हमारे जो बच्चे हो गए, जब हम स्कूल हम जब उसको भेजने लगे तो सबसे पहले जो प्राथमिक जो शिक्षा जो है वहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए कि आपको रोड में कैसे चलनी चाहिए, रोड के जो साइन जो हैं उनकी जानकारी हो जाए, जो विशेषकर रोड में जो लगे रहते हैं उनकी रोड मार्किंग की जो जानकारी हो जाए, ये प्राथमिक स्तर पे ये जानकारी हो जाना चाहिए कि ताकि जब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हीं साइनों को देख के वो अपने माता पिता को भी रोक सकेंगे और अपना खुद भी उसको पालन करने का प्रयत्न करते हैं। हमने ये चीज़ देखा है, हम अभी एक जागरूकता अभियान हमने चलाया था, उसमें हमारा जो ये पहला पिक पॉइंट यही था कि बच्चे अपने
पेरेंट्स को बताएं कि यातायात नियमों को आप फॉलो करिए जी। उसके साथ हम भी फॉलो करेंगे। अच्छा। तो ये हमारा एक उद्देश्य था। तो अभी हमने उसमें हमको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमको उसमें मिला भी है इनाम रायपुर पुलिस को जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के जो नियम जो हैं वो प्राथमिक स्तर पे हो जाए जी। और दूसरा जो मिडिल स्तर पे है जो नियम जो बने हुए हैं उसकी जानकारी हो जाए उनको जी। और जो हायर एजुकेशन जो करते हैं उनको मैं जब समझता हूँ कि पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यातायात को जो मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी हो, उनको यातायात नियमों की जो नियम जो बने हुए हैं, जैसे मान लो हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, उसके फ़ायदे हैं, उनकी नुकसान क्या है, ये जानकारी हो जानी चाहिए। मंडावी जी, आपने बातों बातों में बताया कि आपको एक रिकॉर्ड भी मिला है, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। और आपने जो कहा उससे ये समझ में आता है कि आपका विभाग इसके लिए बहुत सारी जन जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे अभियान भी चला रहा है। तो ये किस तरह के अभियान है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हमने रायपुर ज़िले में ग्रामीण यातायात चौपाल लगाते हैं जी। तो उसमें हमारा जो यही प्रयास रहता है कि हम गाँव में जाते हैं, हमारी एक टीम जाती है, वहाँ पे हमारे जो कुछ NGOs हमारे साथ में लगे हैं उनको हम लेके जाते हैं। तो कुछ उनके तरफ से मार्गदर्शन मिलता है, कुछ हमारे जो प्रशिक्षित जो ट्रेनर जो हैं वो वहाँ पे जानकारी देते हैं। तो उसमें सभी चीज़ को हम समाहित करते हैं। जैसे हमने अभी आपको 5E के बारे में 4E के बारे में बताया, ये सभी हम समाहित करते हैं। उन चीज़ों को जानकारी देने के बाद फिर उनको लगता है कि हाँ हम नियमों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। जी जी। अच्छा, यदि हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पे जो वाहन चालक चल रहे हैं वो दो तरह के हैं, या तो वो लोकल में घूम रहे हैं और या फिर वो शहर से बाहर जा रहे हैं। तो लोकल जो सड़कें होती हैं उनमें चलने वाले लोग और जो NH पर चल रहे हैं उनमें चलने वाले लोग, क्या उनकी स्पीड में कुछ अंतर होनी चाहिए? हाँ जी, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी किया है। इसमें जो अभी जो जितने भी नेशनल हाईवे जो 4 लेन है और 6 लेन जो जितने भी नेशनल हाईवे जो बने हैं उसके लिए स्पीड निर्धारित किया गया है। उसमें 80 का स्पीड लिमिट निर्धारित है। इसी तरीके से जितने भी नगर निगम सीमा क्षेत्र है और आपका नगर पालिका सीमा क्षेत्र है, वहाँ के लिए उन्होंने 40 और 60 के बीच में रखा है। गति सीमा को 60 और 40 के बीच में रखा है। तो और उसमें यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं या संशोधन कराना चाहे लोकल पुलिस, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से उसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये जो 60 और 40 वाली जो गति सीमा है, ये स्थानीय सड़कों के लिए है या फिर NH के लिए? हाँ, स्थानीय सड़कों के लिए, वो भी सीमा क्षेत्र के अंदर। अच्छा। जैसे मान लो रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र है, वहाँ पे ये जो गति सीमा है ये लिमिट है। अच्छा। और नेशनल हाईवे के लिए क्या गति सीमा है? नेशनल हाईवे के लिए तो 80 किलोमीटर पर आवर के लिए निर्धारित है। जी, बहुत अच्छी जानकारी है। एक और जानकारी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो युवा भी हैं, तो रिंग रोड और नेशनल हाईवे ये 2 सड़कें आम आदमी सुनता ही है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, रिंग रोड जो है मतलब शहर के आउटर क्षेत्र को, जो रिंग रोड का मतलब आप नाम से ही आप समझ जाएंगे। रिंग मतलब एक गोला सर्कल जी। तो सर्कल वाली रोड है, वो उसमें 2-3 रोड भी आके नेशनल हाईवे मिलती हैं, जो एक शहर में जो भारी वाहन गाड़ियां हैं वो प्रवेश ना करें और आउटर निकल जाएं जी। तो रिंग का मतलब है कि शहर को चारों तरफ से एक रिंग रोड के माध्यम से घेर लेना, और वो जो आउटर की जो गाड़ियां हैं उस मतलब उस रोड से चले जाएं बाहर, वो अंदर प्रवेश ना कर पाएं। और दूसरा नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे रिंग रोड में ही रहते हैं जी। और नेचुरली जो हाईवेज जो हैं वो रिंग रोड से ही मिलके वो आगे बढ़ जाती हैं। लाइसेंस बनाने की मंडावी जी क्या विधि है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले लाइसेंस बनाने के लिए तो आपको RTO में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा जी। इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक चीज़ जो है उनका आधार कार्ड है जी। उनके पास में यदि वोटर कार्ड है, वोटर ID है तो वो है, उसके बाद पैन कार्ड है तो उसकी जानकारी मांगते हैं और पूरे डिटेल देना पड़ता है। तो अब जब जमा करेंगे तो कुछ दिन बाद वो लर्निंग लाइसेंस के रूप में आपको देंगे जी। लर्निंग मतलब आपको प्रशिक्षण पहले करना पड़ेगा, उस दौरान प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको स्थायी
क्या बोल लाइसेंस जारी होगा। तो लर्निंग और स्थायी लाइसेंस में कितना समय रहता है कि लर्निंग से अब आप स्थायी बना सकते हैं? लर्निंग लाइसेंस जो है 3 महीने के लिए जारी होता है जी। वो आरटीओ विभाग द्वारा जारी होता है। और जी। इसमें जो लर्निंग लाइसेंस के बाद जैसे टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो ऐसे आपको स्थायी वारंट मतलब स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जी। तो उसके भी निर्धारित फीस है, उसको जमा करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो स्थायी आपका लाइसेंस बन जाएगा। जी। सड़क दुर्घटनाओं की यदि हम बात करें तो आप इसका मूल कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मूल कारण जो है उसके आपका जो यातायात नियम जो बने हैं उसका उल्लंघन है। जी। जैसे सपोज करिए कि आपको सीट बेल्ट पहनना है, जी। आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। आपको 3 सवारी नहीं चलना है, 3 सवारी आप लोग चल रहे हैं। रॉन्ग साइड नहीं जाना है, वो एक रीज़न है। जी। उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि हेलमेट पहने मोटरसाइकिल वाले, तो हेलमेट पहनना चाहिए, उनको अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि यदि आप मतलब ये नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको फाइन होगा। जी। तो कम से कम पुलिस के डर से नहीं, अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। हम तो यही लोगों को हम संदेश देते हैं, आप पुलिस के बचने के लिए आप हेलमेट मत पहनिए, आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहने। ये हमारे लिए मेन बात है। और हम उसकी फाइन भी है, यदि कोई फाइन मतलब उल्लंघन उसका करता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फाइन की व्यवस्था रखी गई है। जी। मंडावी जी, देखा जा रहा है शहरों का विकास जैसे जैसे हो रहा है, सड़कों में भी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। आजकल जगह जगह पर पुल बना दिए गए हैं ताकि यातायात जो है सुगम हो जाए, लेकिन इसके भी कुछ नियम है क्या कि पुल पर किसे चलना है और नीचे वाली सड़क पर किसे चलना है? यदि उसमें इस टाइप के तो कुछ नियम तो बने हुए हैं। यदि आपको नियम कहें तो सबसे पहले तो जब पुल रहते हैं तो उसमें एकदम मैंडेटरी है कि आप वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। जी। यदि 2 वे रोड है तो दोनों एक तरफ से जा रही है और एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है तो उसके बीच में आप कहीं पे भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। जी। और ये इसकी जानकारी जो है लोगों को नहीं रहती है। जी। वो जब कुछ हुआ, कहीं पे कुछ हुआ तो रोक देते हैं, तो वो ये एकदम मतलब ट्रैफिक अनुशासन के खिलाफ है वो। जी। आपको एक ट्रैफिक के अनुशासन भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं मतलब एक अनुशासित होकर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, तभी हमारे जो यहाँ का जो एक्सीडेंट जो है वो कम होंगे। मंडावी जी, इस विषय पे हम आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं। दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है लोकमंच। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं यातायात नियम और जन जागरूकता। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री MR मंडावी जी। मंडावी जी, हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि पुल पर चलने के नियम क्या हैं और नीचे वाली रोड पर चलने के नियम क्या हैं। आप बता रहे थे कि पार्किंग को विशेष ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में आप आगे क्या कहेंगे? यदि पुल के लिए ओवर ब्रिज यदि बना है, उसके लिए यदि प्रॉपर इंजीनियरिंग के हिसाब से हम देखें तो उसमें ज्वाइंट होने के लिए एक कर्व लाइन मिलते हैं। जी। यदि आप लेफ्ट साइड आप चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड के लिए अलग होती है, राइट साइड होते हैं तो राइट साइड के लिए। जी। तो उसमें जो ट्रैफिक साइन बने हुए रहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जी। यदि आप उस ट्रैफिक साइन को अगर यदि फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहेंगे। जी। तो वो जो नियम जो मतलब जो रोड साइन है उसको फॉलो करना है, और रोड साइन प्लस रोड मार्किंग ये दोनों महत्वपूर्ण है, उसको फॉलो करना ही चाहिए आपको।
जी, मैं देख रही हूँ आप कुछ आंकड़े लेकर भी बैठे हुए हैं, तो ये दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है हमारे यहाँ, तो इसमें आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़े की जब हम बात करते हैं तो हम अभी पिछले अपने इंडिया की यदि हम बात करें तो लगभग 4,51,000 प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी रजिस्टर्ड। अच्छा। जो हमारे पास पुलिस के पास में जो ऑन रिकॉर्ड है वो है। और मरने वालों की संख्या देखें तो 1,51,000 2019 में हुआ है जी। और जो 2020 का जो हम आंकड़े देखें तो उसी में 1,33,000 लोग का डेथ हुआ है जी। तो ऐसे हम ये मान के चलें, क्योंकि जो 2020 में कोरोना काल की वजह से थोड़ी से जो दुर्घटनाओं में कमी भी आई है और मृत्यु का डेथ का भी जो आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं। लेकिन यदि हमारी जो ये आपदा नहीं होती तो शायद और बढ़ सकता था, क्योंकि हम जब रिकॉर्डों की हम जब देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष लगभग 7 या 8% की वृद्धि होती है। हम देखते हैं सड़कों पर यातायात पुलिस जो है जगह जगह पर तैनात होती है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट गई है तो एक आम आदमी यातायात पुलिस से किस तरह से संपर्क कर सकता है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि गुड सैमरिटन की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारे अच्छे नियम बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दिया है कि प्रत्येक आदमी को उसके कर्तव्य भी हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान भी है कि एक अच्छे चालक के क्या कर्तव्य होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी हो। दूसरा है गुड सैमरिटन की, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गई है, वहाँ पे तड़प रहा है, तो उसके लिए 1 घंटा जो है वो गोल्डन आवर की होती है। उसमें उसकी जान बचाई जा सकती है, चाहे कैसा भी दुर्घटना हो, लेकिन उसकी जान बचाई जा सकती है 1 घंटे के अंदर। यदि आजकल के हम देखते हैं कि उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, भीड़ इकट्ठा होने लगता है, तो कोई ये नहीं चाहता कि हम एम्बुलेंस को बुला लें, हम उनकी मदद कर लें। यदि वो खुद फोर व्हीलर गाड़ी में है तो खुद उसको उठा के अस्पताल तक पहुंचा देंगे। तो ये लोगों में अब ये नहीं आई है, तो यही हमारी एक जागरूकता का एक पार्ट हमारा ये भी है कि हम लोगों को बताएं कि आपको कैसे हेल्प करना है। और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो आई है उसमें ये निर्देश है हमारे लिए कि उसकी जब वो अस्पताल लेके जाएगा तो उसको उसकी नाम, यदि पुलिस थाने में बताना चाहे तो अपना नाम बताना चाहे तो बता सकता है, या फिर नहीं बताना चाहता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो वो हेल्प किया है उसके लिए 5,000 की इनाम का भी प्रावधान, मतलब एक इनाम कहना चाहिए या फिर उसकी प्रोत्साहन राशि ये भी कह सकते हैं कि वो देने का प्रावधान भी है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। एक प्रश्न और आ रहा है दिमाग में, वो ये कि पैदल यात्रियों की संख्या भी हमारे देश में बहुत है, तो इन पैदल यात्रियों के लिए यातायात नियम क्या हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिकांश मैं जब ऐसी ट्रेनिंग सेशन में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमको किस दिशा से चलना है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हम अब जब रोड में चल रहे हैं तो हम किस दिशा से चलें। तो जो सड़क विनिमय जो कहती है, जो नियम जो कहते हैं, उसमें पैदल चलने वालों के लिए हमेशा दाहिने ओर से चलना चाहिए जिधर से गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि जब दाहिने से हम चलेंगे तो सामने वाले को देख के गाड़ियों को देख से हम अपनी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। लेकिन जब हम बाएं से चलते हैं, बाएं के चलने का केवल गाड़ियों के लिए नियम है। आप बाएं से चलेंगे और पैदल यदि है तो वो राइट साइड से चलेंगे, यदि फुटपाथ है तो आप लेफ्ट साइड से आप जा सकते हैं। आपने दिशा निर्देशों की बात की, उससे एक प्रश्न और उमड़ रहा है दिमाग में, वो ये कि ओवरटेकिंग के लिए भी बहुत से लोग जो हैं आमादा रहते हैं और कई बार वो भी गलत दिशा से होती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ओवरटेकिंग के क्या नियम हैं? देखिए, ओवरटेकिंग का उनको तो राइट साइड से ही चलनी चाहिए। एक्चुअली हमारे देश में लोगों को ट्रैफिक जो मार्किंग है उसकी जानकारी का बहुत अभाव है, बहुत कम, एकदम न्यून है। मतलब आप ये समझेंगे कि जो जैसे 4 लेन की जो रोड बनी है, आप देखेंगे कि बीच में डैश 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 पट्टी लगे रहते हैं और कहीं पे एकदम सॉलिड लाइन लगे रहते हैं। तो
जहाँ जहाँ डैश लगे रहते हैं वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। जी। तो और राइट साइड से ही ओवरटेक करना है, ना कि बाएं साइड से। अच्छा। यदि बाएं साइड से आप ओवरटेक करेंगे तो सामने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो मिरर से तो देखता तो है, लेकिन जी। वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जी। वो अपनी लेन से सिस्टम से चल रही है। जी जी। तो ये जो ओवरटेक का जो सिस्टम है वो केवल राइट से ही करना चाहिए आदमी जी। को, लेफ्ट से कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। देखा जाता है कि रात के समय यदि आप ओवरटेक कर रहे हैं तो लाइट्स के अपर डिपर होने से आपको समझ में आता है कि पीछे वाली गाड़ी जो है आगे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिन में यदि किसी गाड़ी को आगे आना है तो उसको क्या करना चाहिए? आगे आने के लिए तो केवल राइट साइड से ही आनी चाहिए। जब सामने वाले जो आप इंडिकेटर दीजिएगा, जी सिग्नल दीजिएगा, जी अपर डिपर दीजिएगा, जी। तो वो सामने वाला ड्राइवर अपने मिरर में देख के समझ सकता है जी। कि इस मेरे पीछे वाली जो गाड़ी है वो आगे निकलना चाहते जी। हैं, तो अपने आप जहाँ पे उसको जगह मिलेगा वहाँ पे वो साइड करेगा और जी। आपको इशारा भी करेगा। उसकी जिम्मेदारी है जो जी। सामने वाले जो चालक है उसका, जी। कि वो उसको रास्ता दे। जी। अभी की जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें सब में लाइट्स जो हैं ऑल टाइम जली रहती हैं, उसका क्या कोई विशेष कारण है? उसका विशेष कारण जो है BS4, जी पहले BS4 चल रहे थे, जी। अब BS6 हो गए हैं। जी तो उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो उसमें दिया है कि दुर्घटनाओं के कारण ये भी हैं, तो उन्होंने उसमें संशोधन करके BS6 जो मॉडल जो जितनी भी गाड़ियाँ आ रहे हैं उसमें अब वो प्रावधान दिया गया, इसलिए वो अभी है। हमारे देश में जो यातायात नियम है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रभाग जो है वो विदेशों में भी रहता है, जो इनको हम NRIs कहते हैं। तो ये NRIs जो हैं वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ के नियम जो हैं वो फॉलो करते हैं, और यहाँ आकर जो नियम बदल जाते हैं उससे भी बहुत सारी दुर्घटनाएं क्या हो सकती हैं? हाँ जी, हो सकती हैं, लेकिन जो आप जो कह रही हैं कि वहाँ के नियम यहाँ के नियम, जी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आने जितने भी संयुक्त राष्ट्र में के सदस्य देश हैं, जी। वो ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड जी। हैं, उसके रूल्स हैं, लगभग एक ही जैसे हैं। जी। कहीं अंतर नहीं है। जी तो उनके लिए उतना विशेष दिक्कत नहीं होती है, जी। लेकिन बस अंतर इतना है कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव जी। है और हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। जी। यदि पेरेंट्स की बात करें तो आजकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज में गाड़ी दे देते हैं, तो क्या शिक्षा दीक्षा भी अर्ली एज में हो जानी चाहिए? हाँ जी, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हमने पिछले साल से ही ये जो एजुकेशन के सिस्टम में हमने उसको यातायात नियमों की कैसे जानकारी के लिए हमने बुक छपवाए हैं। आने जी। मतलब उसके क्या बोलते हैं, हमारा जो शिक्षा विभाग है उन्होंने छपवाया है जी। और सभी स्कूलों में उसको वितरित किया है। जी। तो इस सत्र से जो है ना वो मेरे ख्याल से शुरू भी हो गया होगा। जी। सभी क्लासों में अलग अलग पार्ट उसमें दिया गया है। 9th 10th मिडिल स्कूल के अलग दिया गया है, हाई स्कूल के लिए अलग दिया गया है, कॉलेज के लिए अलग दिया गया है। तो यदि ये शिक्षा हम प्राथमिक स्तर पे हम दें तो हमारे जो राज्य के जो यातायात व्यवस्था है बहुत अच्छी मतलब उनको जानकारी हो जाएगी और सुधर भी जाएगी उससे। जी। मंडावी जी, शहर राज्य देश के विकास में सड़कों की बहुत अहम भूमिका होती है और शायद उसे ही देखकर शहर राज्य का विकास माना जाता है। आज जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, सड़कों का भी बहुत विकास हो रहा है और बच्चे जो हैं वो बहुत अपने आप को स्पीड में आमादा मानकर और खूब तेज़ गाड़ी चलाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि यदि वो नाबालिग है तो उसको कभी भी गाड़ी ना दिया जाए। जी। गाड़ी कभी भी नहीं दिया जाए। जी। तो उसका रीज़न है कि उनको कुछ जानकारी रहती नहीं है, वो अपने यौनावस्था में ऐसे उत्साहित रहते हैं कि वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। खुद बहुत सारे दुर्घटनाएं ऐसे हुई हैं कि जो उनके पास लाइसेंस भी नहीं थे, नाबालिग थे। जी। तो काफ़ी दुख होता है जी। कि मैं तो पेरेंट्स लोगों से ही अपेक्षा करता हूँ, सलाह देता हूँ कि जब भी उनके बच्चों को अगर गाड़ी चलाने दिया जाए तो ठीक नहीं है। मंडावी जी, कार्यक्रम में वक्त हो चला है विदा लेने का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को यातायात नियम और जन जागरूकता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि हमेशा जब रोड में चलते हैं तो यातायात नियमों का जरूर पालन कराएं। जी। यदि और उसके साथ साथ तो दूसरे लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रयास करें, तभी हमारा देश, हमारा जो राज्य जो है ना वो यातायात में दुर्घटना कमी लाने में काफ़ी योगदान हो सकता है। जी। मंडावी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।
दर्शकों, लोकमंच कार्यक्रम में आज हमने बात की यातायात नियमों और जन जागरूकता विषय पर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.R. मंडावी जी। दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।